Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 5A question of Oxford Mathematics T2 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 12. Consider the sequence 1A 27 64 125. Write down the next two terms of the sequence. Question 12 पार्ट फर्स्ट में हमने यहाँ पर इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टू टर्म्स लिखनी है। तो यहाँ नोट करो कि ये जो सीक्वेंस है इसमें हमने चेक करना है का जो कंसेक्यूटिव टर्म के बिटवीन डिफरेंस है क्या सेम है। अगर वो सेम हुआ तो वो लीनियर सीक्वेंस होगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट टर्म लिख देंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म के बिटवीन डिफरेंस 8 माइनस 1 7, नेक्स्ट 27 माइनस 8 19 आएगा और 64 माइनस 27 37 आ जाएगा डिफरेंस। उसी तरह 125 और 64 का जो डिफरेंस है वो 61 होता है। तो इसका मतलब ये लीनियर सीक्वेंस नहीं है क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। अब आप इसका सेकंड डिफरेंस लोगे तो सेकंड डिफरेंस देखते हैं। तो ये नोट करें कि 19 माइनस 7 जो है ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 12, और इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू 37 माइनस 19 18 वैल्यू आ जाएगी, और 61 माइनस 37 तो ये 24 आ जाएगी। और इसका मतलब ये है कि सेकंड डिफरेंस भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये हमारा ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस नहीं है। अब हम थर्ड डिफरेंस लेंगे। तो देखिए 18 माइनस 12 6 होता है और 24 माइनस 8 भी 6 होता है, तो ये कांस्टेंट आ रहा है, तो ये क्यूबिक सीक्वेंस है। अब आप इस सीक्वेंस को क्यूबिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अब हमने इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स लिखनी है। अगर आप नोट करो कि यहाँ पर जो टर्म्स दी हुई हैं वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। तो परफेक्ट क्यूब नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनका जब क्यूब रूट लें तो उसका आंसर होल नंबर्स में आए। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 8 का क्यूब 2 होगा, और इसी तरह 27 का क्यूब जो है 3 है। तो ये एक परफेक्ट क्यूब वैल्यूज, यहाँ पर ये परफेक्ट क्यूब वैल्यूज हैं। तो इसलिए आप अगर इनको नोट करो कि 1 8 27 64 और 125, तो आप इसको लिख सकते हो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब और इसी तरह 5 क्यूब। तो इसका मतलब नेक्स्ट टू टर्म क्या होंगी? 6 क्यूब एंड 7 क्यूब। तो 6 क्यूब आपके पास वैल्यू आती है 216, और 7 क्यूब जो है उसको 7 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करें। 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 343। तो ये 343 एंड 216 जो है नेक्स्ट टू टर्म्स होंगी, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने लिखना पार्ट सेकंड करना है। फाइंड इन टर्म्स ऑफ एन द सीक्वेंस ऑफ द एनर टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आप यहाँ नोट करो कि यहाँ पर जो ये सीक्वेंस है ये परफेक्ट क्यूब वैल्यूज का है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर्स दिए हुए हैं। जब फर्स्ट टर्म में T1 है तो ये सीक्वेंस 1 का क्यूब है। जब T2 है सेकंड टर्म है तो ये 2 क्यूब है। जब थर्ड टर्म ले रहे हैं तो ये 3 क्यूब आती है वैल्यू। इसी तरह T4 में 4 क्यूब है। तो अगर हमने इस सीक्वेंस की nth टर्म लिखनी हुई तो Tn अगर हम लिखें तो Tn जो है वो क्या आएगा? n क्यूब आएगा। तो इसको जनरल टर्म फार्मूले के अकॉर्डिंग इस सीक्वेंस की nth टर्म क्या आ जाएगी? n क्यूब। तो यहाँ Tn इक्वल टू n क्यूब आ गया है, और ये हमारा पार्ट सेकंड का आंसर आ जाएगा। पार्ट थर्ड है कि pth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 3375, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखिए यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ टर्म्स को शो करता है, टर्म वैल्यू को शो करता है। यहाँ टर्म नंबर जो है p है, तो n इक्वल क्या हो जाएगा? p। तो tp इक्वल आ जाएगा, एन की रिप्लेस पे मैंने p लिख लिया है और यहाँ भी p क्यूब लिख लूंगा। तो p क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? tp जो pth टर्म है वो है 3375। तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं
टी पी, और ये 3375 इक्वल टू पी क्यूब। अब आप नोट करो कि पी क्यूब में पी की अगर वैल्यू लेनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेंगे। पी का क्यूब रूट लेफ्ट पे भी ले लेंगे और राइट साइड पे भी हमें क्यूब रूट ले लेते हैं। तो ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो गया और ये पी इक्वल आ जाएगा 3375 क्यूब रूट। अब 3375 बेसिकली 15 का क्यूब है, तो हम यहाँ 15 क्यूब लिख देते हैं इसकी रिप्लेस पे। तो यहाँ भी इसी तरह क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। तो p की वैल्यू आ गई है 15। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question 13, Part A. Consider the sequence -3, 10, -10, -17, -24, -31. Write down the next two term of the sequence. सबसे पहले हम इस सीक्वेंस को यहाँ पर लिख लेते हैं पार्ट फर्स्ट में। -3, -10, -17, -24 और -31। अब आपने देखना है कि ये सीक्वेंस कौन सा है। तो सबसे पहले हम इनके डिफरेंस लेंगे, -10 में से कंसेक्यूटिव टर्म में डिफरेंस लेंगे। तो -10 माइनस -3, तो ये वैल्यू आ रही है -7। तो ये देखें, ये फर्स्ट डिफरेंस -7 है। नेक्स्ट भी आप नोट करो, -17 माइनस 10, ये भी -7 आ रहा है। और इसी तरह नेक्स्ट डिफरेंस भी -7 है और ये भी -7 है। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस आ गया है ये लीनियर सीक्वेंस है। और लीनियर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने नेक्स्ट टर्म जो है एक कांस्टेंट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से आती है। तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू जो सब्ट्रैक्ट करनी है वो है 7। आप या देखें ऐड कर लें -31 -7। -7 करें तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी -38। और उससे नेक्स्ट वैल्यू -38 में -7 करें तो ये -45। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब वो पार्ट सेकंड में कह रहा है कि फाइन इन टर्म्स एन फाइन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर ए फार्मूला ऑफ द एनर टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखें, इस सीक्वेंस का आपने एनर टर्म फार्मूला ड्राइव करना है। अब यहाँ पर इसका जनरल फार्मूला लीनियर सीक्वेंस का क्या होता है, हमने देखा था टी एन इक्वल टू एम इंटू एन प्लस सी। एम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, तो देखें इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस एम कितना आ रहा है -7। और सी जो है ये T0 वैल्यू को हम सी कहते हैं। और ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले क्वेश्चन में कि अगर आप टी एन इक्वल टू एम एन प्लस सी में T0 लिखें एन की रिप्लेस पे, तो ये m इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा और ये c। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये T1 और ये सेकंड टर्म T2, इसी तरह T3। तो इससे जो प्रीवियस टर्म होगी T0 वो c होगी। तो यहाँ पर हम कैसे प्रीवियस टर्म को कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट टर्म के लिए हम सब्ट्रैक्ट 7 कर रहे हैं। तो प्रीवियस टर्म के लिए हम क्या करेंगे कि -3 में +7 कर देंगे, या यूं कह लें कि आप लिख लेंगे सी T1 माइनस कॉमन डिफरेंस -m। तो ये वैल्यू बन जाएगी T1 हमारे पास है -3 और m है -7। तो ये वैल्यू बनेगी -3 + 7, 4 आ जाएगी। सी, यहाँ सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, तो यहाँ हम लिखते हैं 4। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो टी एन इक्वल हो जाएगा, एम की रिप्लेस पे 7 आ गया है और एन एज इट इज, और सी की रिप्लेस पे हमने 4 लिख दिया है। तो -7n + 4 जो है इसका हमारी एनथ टर्म आ जाती है। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। Question 13, Part B. The first four terms of the sequence are -93, -100, -107, -114. By comparing this sequence with the sequence in Part A, write down in terms of n of a formula for the nth term of the sequence. देखिए यहाँ पर हमारे पास
फर्स्ट 4 टर्म्स दी हुई हैं सेकेंड सीक्वेंस की, इसको हमने फर्स्ट सीक्वेंस से कंपेयर करना है। अगर आप फर्स्ट सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है उसको नोट करें तो वो फर्स्ट टर्म दी हुई है -3, और इसको हम T1 कंसिडर करते हैं। इसी तरह सेकंड को T2, थर्ड को T3, फोर्थ को T4 कहते हैं। और इसकी जो nth टर्म है, यहाँ नोट करें, ये दिस इज द nth टर्म ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस, तो -7n+4। अब आपने ये जो पार्ट ए का जो फर्स्ट सीक्वेंस है इससे इसको कंपेयर करो, तो देखो ये -3 जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें अगर मैं -90 ऐड कर दूं फर्स्ट वैल्यू में, -90, इसी तरह सेकेंड वैल्यू में -10 में ऐड कर दो -90, तो -100 बन जाएगा। फर्स्ट वैल्यू में -93 बन गया है। इसी तरह -17 में -90 ऐड कर दो, और फोर्थ वैल्यू में -90 ऐड करूं, तो आप नोट करो कि ये बन जाएगी -93 बन जाएगी, ये -100 बन जाएगी वैल्यू, और ये -107 होगी वैल्यू, और ये लास्ट जो है -24 में हमने ऐड किया है -90, तो ये वैल्यू बन जाएगी -140। इसी तरीके से जो हमारे पास एन टर्म वैल्यू थी -7n+4, तो इसी वे से -7n+4 में -90 ऐड करूं, तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी -7n+4 -90, तो ये वैल्यू आ रही है -7n-86। तो ये एन टर्म फार्मूला ड्राइव हो गया है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस, और ये हमारा आंसर होगा सेकंड सीक्वेंस के एन टर्म का। तो हम यहाँ लिख देंगे कि Tn इक्वल टू -7n-86, तो ये हमारा आंसर है। Part second is -268 the term in the sequence, explain your answer। देखें यहाँ पर ये पार्ट सेकंड में इसने Tn की वैल्यू दी हुई है और Tn की वैल्यू दी हुई है -268। हमने बताना है क्या हमारे पास कोई ऐसी टर्म है जिसका आंसर -268 आता है। अगर n की वैल्यू होल नंबर में आएगी, इफ n इक्वल टू होल नंबर वैल्यू, तो उस केस में वो ये टर्म इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट करती होगी। तो हम चेक करते हैं कि इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो n की क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखें, ये 2n की रिप्लेस में मैंने लिख दिया -268 इक्वल टू -7n-86। तो ये राइट से लेफ्ट पे 86 को हम ले जाएंगे, तो ये 268 + 86 इक्वल टू -7n हो जाएगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, -268 में से 86 को सब्ट्रैक्ट करें तो -182 इक्वल टू -7n आ जाएगा। अब हम n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दोनों साइड पे -7 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू -7 से कैंसिल हो गई और n इक्वल आ जाएगा 182 को 7 से डिवाइड करें, उसका आंसर -268 होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि यस दिस वैल्यू लाइज ऑन द सीक्वेंस, तो यहाँ हम लिख देंगे यस -268 इज इन द सीक्वेंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ए। The nth term of the sequence is 2n² + 1। Write down the 4 terms of the sequence। देखिए यहाँ पर nth टर्म दी हुई है सीक्वेंस की और उसको हम लिखते हैं Tn इक्वल टू 2n² + 1। अब आपने फर्स्ट टर्म और फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म की जो टर्म पोजीशन है वो n इक्वल टू 1 होती है और उसको हम T1 लिखते हैं। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे सीक्वेंस पे टर्म बनेगी वो T1 इक्वल टू 2 × 1 की रिप्लेस n की रिप्लेस पे 1 लिख दिया, तो 2 × 1² + 1, तो ये वैल्यू आ गई है 2 × 1 2 + 1 3 आ जाएगी। इसी तरह
n इक्वल टू 2 लेंगे सेकेंड टर्म के लिए और ये t2 हो जाएगा, और ये n की रिप्लेस पे 2 लिख दिया तो ये 2 इंटू टू स्क्वेयर प्लस 1, तो ये वैल्यू होगी 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 8 प्लस 1, और ये वैल्यू बन जाएगी 9। इसी तरह से नेक्स्ट सीक्वेंस है n इक्वल, नेक्स्ट वैल्यू है n इक्वल टू 3, तो t3 वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये हो जाएगी 2 इंटू 3 होल स्क्वायर प्लस 1, और ये वैल्यू हम लिखेंगे 2 इंटू 9 प्लस 1, 9 इंटू 2 18 होता है, 18 प्लस 1 19। इसी तरह लास्ट टर्म है n इक्वल टू 4, आपने t4 लिख लेना, कैलकुलेट करना है, फोर्थ टर्म कैलकुलेट करनी है सीक्वेंस की, तो ये हो जाएगी t4 इक्वल टू 2 इंटू 4 स्क्वेयर, क्योंकि n की रिप्लेस पे हम 4 लिख रहे हैं, और प्लस 1 एज इट इज, तो ये वैल्यू हो गई 2 इंटू 4 स्क्वेयर इज 16 प्लस 1, 16 टाइम 2 32 होता है, 32 प्लस 1 33। तो ये हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स बन गई हैं। तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं पार्ट ए में जो फर्स्ट टर्म है वो आ गई है 3, सेकेंड 9, थर्ड 19 और फोर्थ 33, और जो nth टर्म है वो हमारे पास 2n स्क्वेयर प्लस 1 थी। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। कहते हैं फर्स्ट 4 टर्म ऑफ अनदर सीक्वेंस इज 1, 7, 13, 31। Comparing the sequence, this sequence with the sequence in part A, write down the nth term formula of this sequence. देखें यहाँ पर हमारे पास पार्ट ई में ये सीक्वेंस दिया हुआ है 1, 7, 17, 31। आपने यहाँ पर जो फर्स्ट सीक्वेंस है उसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। अब आपने जो सेकंड सीक्वेंस है वो फर्स्ट सीक्वेंस की इन टर्म्स में हमने लिखना है। तो देखो यहाँ नोट करो कि सेकंड सीक्वेंस की वैल्यू है 1 और फर्स्ट सीक्वेंस की वैल्यू है 3, तो हम 3 में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास सेकंड सीक्वेंस की वैल्यू बन जाए। तो देखो अगर 3 में -2 करो तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 2 करने से तो सेकंड सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह 9 में -2 करूँ तो ये भी सेकेंड सीक्वेंस की सेकेंड वैल्यू आ जाएगी, 19 -2 करूँ ये सेकेंड थर्ड वैल्यू आ जाएगी, और 31 33 में -2 करूँ तो ये 31 आ जाएगी। तो ये सेकेंड सीक्वेंस को मैंने इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस लिखा है। तो इसी तरह एनर टर्म में हम क्या करेंगे कि जो एनर टर्म लिखी हुई है हमारे पास 2n स्क्वेयर प्लस 1, तो जैसे कि फर्स्ट टर्म की हर टर्म में सब्ट्रैक्ट 2 करने से सेकेंड सीक्वेंस की वैल्यू आ जाती है, तो इसी तरह इसकी एनर टर्म लेने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें -2 कर देंगे। तो यहाँ मेरे पास ये जो सेकेंड सीक्वेंस है, सेकेंड सीक्वेंस की वैल्यूज आ गई हैं, और ये एनर टर्म वैल्यू आ गई है, और ये बन जाएगी 2n स्क्वेयर -1। तो ये एनर टर्म हमने सेकेंड सीक्वेंस की इन टर्म बाय कंपेयरिंग ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस कैलकुलेट की है, तो ये वैल्यू बन रही है 2n स्क्वेयर -1। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट थर्ड है फाइंड द 38 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखो 38 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसमें n क्या होगा, n इक्वल होगा 38, और ये 38 टर्म वैल्यू क्या बनेगी 2 इंटू एन स्क्वेयर, एन स्क्वेयर की रिप्लेस पे हमने 38 लिख दिया है, 38 स्क्वेयर -1। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और ये वैल्यू हो जाएगी 2888 -1, तो ये आंसर आ जाएगा 2887। हमारे पास 38 टर्म आ गई है, तो ये हमारा आंसर आ गया है।